अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम बात कर रहे थे स्पेस की। स्पेस को आप एक ग्रिड से मॉडल कर सकते हैं, स्पेस को आप एक चादर से मॉडल कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर आप वज़नी चीज़ रखेंगे, एक वज़नी पत्थर रखेंगे, तो वहाँ कर्वेचर आ जाएगा, गड़ा पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्पेस भी है। जब हम उसमें सूरज रखते हैं, जब उसमें सितारे रखे जाते हैं, जब उसमें ब्लैक होल्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पर गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कर्वेचर आ जाता है। और उस कर्वेचर की वजह से हमें एक फोर्स फील होती है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। स्पेस के बारे में हम ये जानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शक्ल बदल सकती है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि स्पेस फ्लो भी करती है। फ्लो करती है, ये आपके लिए नई टर्म होगी, लेकिन जिस तरीके से पानी नदी में फ्लो करता है, दरियाओं में बहता है, इसी तरीके से स्पेस भी बहती है। इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले एक मिसाल लेते हैं, ज़मीन। ज़मीन जब स्पेस में जिस जगह मौजूद है, वहाँ पर कर्वेचर है, और इस कर्वेचर को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। हम गायरोस्कोप की मदद लेते हैं। सैटेलाइट्स पर गायरोस्कोप्स लगी होती हैं जो कि हमें स्पेस के कर्व के बारे में बताती हैं। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें साबित कर चुके हैं। ज़मीन से बाहर जाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़मीन ने स्पेस में एक कर्वेचर को जन्म दिया है। अगर ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्पेस का जो कुआं है वो ज़्यादा गहरा होगा, तो हमें उतनी ही ज़्यादा ताकत चाहिए होगी ज़मीन की कशिश शकल से बाहर निकलने के लिए। ज़मीन की कशिश शकल से बाहर निकलने के लिए हमें जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मैं जुपिटर पर चला जाऊं, तो जुपिटर का क्योंकि ज़मीन से मैस ज़्यादा है, इसलिए उसका गड़ा भी ज़्यादा है, और वहाँ हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। चलें हम सूरज की तरफ चलते हैं। सूरज का मैस तो सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, और इसीलिए सूरज स्पेस में बहुत बड़ा कर्वेचर पैदा करता है। अगर आप सूरज की स्केप वेलोसिटी को देखें, तो सूरज की अगर स्केप वेलोसिटी बड़ी सिंपल है कैलकुलेट करना, अगर आप करें तो 618 किलोमीटर पर सेकंड। ज़मीन की स्केप वेलोसिटी क्या थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और सूरज की स्केप वेलोसिटी है 618 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्पेस में कितना बड़ा खाम है, कितनी बड़े कर्वेचर है, सूरज की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, जिससे निकलने के लिए हमें इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। अगर हम सूरज से आगे निकलें और न्यूट्रॉन स्टार की तरफ जाएं, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन स्टार 15 से 20 किलोमीटर का डायमीटर रखता है, और इतने थोड़े डायमीटर में डेंसिटी ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा होती है, यानी हमने उसके अंदर जो मैटर है उसको कूट कूट कर भरा होता है। ये आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके गिर्द स्पेस का जो खाम है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने उससे बाहर निकलना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट का 1/3 स्पीड चाहिए, 1/3 स्पीड चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। c/3 इतनी स्पीड चाहिए हमें न्यूट्रॉन स्टार से बाहर निकलने के लिए। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए हम न्यूट्रॉन स्टार की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकें। इंसान इस वक्त 0.0001% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, यानी इतनी कम स्पीड के साथ हम इस वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ मूव कर सकते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार से बाहर निकलना फ़िलहाल हमारे बस में नहीं है। लेकिन बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि हम इस हालत में, इस बायोलॉजिकल हालत में स्पीड ऑफ लाइट का 50% अटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं अटेन कर सकते, हमारी ये फॉर्म नहीं रहेगी। तो उस लिहाज से 1/3 को हम अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में, जो फ्यूचर जनरेशन होंगी। लेकिन इस वक्त हम न्यूट्रॉन स्टार की अगर ग्रेविटी वेल में जा चुके हैं तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। चलें अब न्यूट्रॉन स्टार से भी आगे जाते हैं और हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं। ब्लैक होल फिक्स्ड वॉल्यूम में हमने और ज़्यादा मैटर को स्टफ़ कर दिया। तो पहले हमने सूरज फिक्स्ड, अगर हम वॉल्यूम ले लें, हम सपोज वॉल्यूम ले लें 1 किलोमीटर
क्यूब, वॉल्यूम आपको पता है ना उसमें क्यूब आता है, इतनी अगर हम जगह ले लें तो उसमें जो सूरज का जो डेंसिटी होगी वो कम होगी अगर हम न्यूट्रॉन का 1 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, वहाँ पर ज़्यादा मैस मौजूद होगा, ज़्यादा डेंसिटी होगी। और अगर हम ब्लैक होल की तरफ जाएं तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा मैस होगा और इससे भी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, वरना आप कहेंगे कि जी सूरज तो बहुत छोटा होता है और ब्लैक होल तो बहुत बड़े होते हैं, नहीं, मैं एक फिक्स डब्बे की बात कर रहा हूँ। चाय का डब्बा अगर ले लें और सूरज का उतना हिस्सा ले लें, न्यूट्रॉन स्टार का उतना हिस्सा ले लें और ब्लैक होल का उतना हिस्सा ले लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ब्लैक होल का मैस, उस डब्बे में जो मैस है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जब इतना ज़्यादा स्टफ़ किया जाता है मैस छोटे से वॉल्यूम में, फिक्स्ड वॉल्यूम में, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स आपको फील होती है। हम अब ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं और ब्लैक होल का आप देखें तो ग्रेविटी वेल कितना बड़ा है, और ब्लैक होल वो जगह है जहां पर स्पेस इसके अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। हाँ जी, स्पेस भी फ्लो करती है, बहती है, और स्पेस इस ब्लैक होल के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फ्लो करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको ये आबशार दिखा रहा हूँ। इस आबशार का पानी जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, ये आबशार का पानी ही स्पेस है। तो अगर आप पानी देखें तो पानी इटसेल्फ स्पेस के तौर पर बिहेव कर रहा है, और ब्लैक होल में एक बाउंड्री ऐसी आती है जहां पर इस पानी की बहने की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक मछली है और वो बहते बहते तैरते तैरते आबशार के करीब आ गई, तो अब वो वापस जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बाउंड्री है जिससे आगे अगर वो आ गई तो पानी इतनी तेज़ी से फ्लो करेगा कि वो वापस नहीं जा सकेगी। और अगर पानी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो फिर वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से भी वापस जाने की कोशिश करे तो वो तैर के वापस नहीं जा सकते। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रेन्स में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डैम में भी इस तरह के पानी के ड्रेन्स होते हैं। अगर आप यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, और अगर ये पानी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि एक हाइपोथेटिकल बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप स्पीड ऑफ लाइट से भी वापस जाने की कोशिश करेंगे तो आप वापस नहीं जा सकते। ड्रेन की मिसाल हमेशा ब्लैक होल को समझाने के लिए दी जाती है, बाहर के मुल्कों में भी दी जाती है, और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पेस तैरती है और वो ब्लैक होल के अंदर की तरफ जाती है। ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी को अप्रोच करते हैं। वहाँ पर क्या होता है इसके बारे में रावी खामोश है। मैं आपको उस बाउंड्री की तरफ लेकर चलता हूँ जो ब्लैक होल के बाहर की तरफ होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन वो जगह है, अगर तो आप इससे पीछे हैं तो अब आपके पास चांसेस हैं कि आप ब्लैक होल से वापस मुड़ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से ब्लैक होल के शॉक में इवेंट होराइजन से आगे आ गए तो अब स्पेस इतनी तेज़ी से अंदर जा रही है और कोलैप्स हो रही है कि आपके पास वापस जाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जिसके पीछे हम देख नहीं सकते, क्योंकि इस बाउंड्री के पीछे क्या हो रहा है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके अंदर जब हम ग्रेविटी वेल की तरफ जाते हैं एक ब्लैक होल के, तो उसका एंड होता है एक सिंगुलैरिटी की तरफ। ये सिंगुलैरिटी आइंस्टाइन की इक्वेशंस में आ रही थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आइंस्टाइन ब्लैक होल्स को उस तरीके से रिकग्नाइज नहीं करते थे, हालांकि वो उनकी इक्वेशन के सॉल्यूशंस में आए थे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आइंस्टाइन ब्लैक होल्स को उस तरीके से विजुलाइज नहीं करते थे जिस तरीके से आज हम करते हैं, और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है। इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस में हमें यह पता चलता है कि ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी मौजूद है, सिंगुलैरिटी आती है। और जब फिज़िक्स में सिंगुलैरिटी आती है इसका मतलब ये है कि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम समझ नहीं सकते। इस वक्त हमारा जो नॉलेज बेस है, हमारे पास जो टूल्स हैं वो नाकाफ़ी हैं इसे समझने के लिए। अगर मैथमेटिक्स में सिंगुलैरिटी आती है तो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन फ़िज़िक्स में सिंगुलैरिटी का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें समझ नहीं है। तो फ्लो करती है स्पेस सिंगुलैरिटी की तरफ, और सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहाँ पर इन्फिनिट डेंसिटी है और इन्फिनिट स्पेस का कर्वेचर होता है। यानी हम इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट डेंसिटी है,
और बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं कि इस जुमले का क्या मतलब है ये हमें भी नहीं पता, हम नहीं जानते। हमने ये जुमला तो बना लिया है लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते, हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग ये कह रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत से लोग फ़ौरन कहना शुरू कर देंगे जी वो साइंसदानों को तो पता नहीं है, जी उनको खुद नहीं पता तो आप हमें बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मैथमेटिक्स हमें समझा रहा है कि अभी आपको किसी और किस्म के इल्म की ज़रूरत है जो कि आके इस सिंगुलैरिटी के बारे में हमें बता सके। वो इल्म क्वांटम मैकेनिक्स से भी आ सकता है, वो इल्म किसी और थ्योरी से भी आ सकता है, स्ट्रिंग थ्योरी से भी आ सकता है। इसलिए सिंगुलैरिटी का मतलब है कि अभी कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं, हमारे पास पूरा इल्म नहीं है, इस जगह को और ज़्यादा देखने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है। सो स्पेस के अंदर चले गए और जब स्पेस के अंदर आप इवेंट होराइजन से आगे चले जाते हैं तो उस वक्त अगर तो एक ब्लैक होल छोटा है तो ब्लैक होल मेरे पाँव पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा और जो मेरे सर पर फोर्स एग्जर्ट करेगा वो बहुत ही डिफरेंट होगी। और जब पाँव पर बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मैं खिंचना शुरू हो जाऊँगा, लंबा होना शुरू हो जाऊँगा। और बिल्कुल ऐसी जैसे स्पेगेटीज़ होती हैं, मैं आपको तस्वीर में भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस किस्म का मैं बन जाऊँगा। मैं ब्लैक होल के अंदर जा चुका हूँ। बाहर क्या नज़र आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाहर के लोगों को क्या नज़र आएगा, लेकिन अंदर मेरे पाँव लंबे होते जाएंगे और मेरा जो ऊपर वाला धड़ है वो शायद उतना लंबा नहीं होगा, इसलिए मैं एक स्पेगेटी की तरह की शक्ल इख्तियार कर लूँगा। लेकिन बाहर वालों को क्या नज़र आएगा और क्या सारे ब्लैक होल ऐसा ही हाल करते हैं? जी नहीं, सारे ब्लैक होल ऐसा हाल नहीं करते। हम कुछ ख़ास किस्म के ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको इन ब्लैक होल्स के फ़र्क के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा ब्लैक होल कितनी किस्म के होते हैं और जो लोग बाहर खड़े हैं और हमें देख रहे हैं कि हम स्पेस के अंदर जा रहे हैं, उन्हें क्या नज़र आएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इवेंट होराइजन से आगे जाने का सोचिए भी मत।